लास्ट स्लाइड यही थी। यही थी। परसों नहीं आया था। कॉपियां बंद कर दो। बंद कर दो। बंद कर दे। हाँ प्रिया खड़ी जा। जब संविधान लागू हुआ था कितने भाग थे? हाँ खड़ी हो। कौन से चार नए भाग जुड़े? हाँ। कौन से नए चार भाग जुड़े? हाँ। हाँ। खड़ा हो जा तो। मैंने क्लास ली है ना, तुम नहीं है, मैं क्या करूँ? हाँ। खड़ी हो। हाँ। हाँ देवेंद्र। कौन से नए चार भाग जुड़े? हाँ। आए तो खड़े हो जा। पॉलिटिकल पढ़ाई तब आया था ना शुरू में? हैं? जब 15 तारीख से क्लास शुरू की तब आया था ना? 16 से। संविधान के लागू हुआ था तब 22 भाग थे। अब 25 हो गए। कौन से चार नए भाग जुड़े? हाँ रे पीछे। हाँ मोइन। हाँ। बैठ जा। हाँ रे जाने। खड़ा खड़ा। कौन सा एक नया भाग हटा दिया था? एक भाग हटाया गया था जो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पहले 22 थे, 25 हुए, तीन ही तो बढ़े, यानी एक हटाए। उसकी जगह कोई नया आया था, कौन सा भाग हटा था? हाँ पीछे। हाँ तेरे को बोल रहा हूँ। हाँ। हाँ। अरे। हाँ तू बोल कौन सा हटा था? हैं? संपत्ति का अधिकार ये भाग है? ये भाग है? अरे कौन सा भाग हटा था? मैंने एक दिन डिटेल से बताया था। राज्य पुनर्गठन आयोग समझाया था मैंने आपको। सातवां भाग। अब जिसको मैं क्वेश्चन बोलूंगा, जिसको आता हो ऊपर आर्ट कर देना, नहीं खड़े लिखोगे, पहले बोल देता हूँ। नहीं खड़े लिखोगे। संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? सबको नहीं बोलना था, ऊपर हाथ करना था। क्वेश्चन गया हाथ से अब। आ बैठ जाओ। हाँ। संपत्ति का अधिकार 31 से हटाकर कौन से भाग में डाल दिया गया है? कौन से भाग में रखा गया है? संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 से हटाकर संविधान के कौन से भाग में रखा गया है? ओए, 31 भाग है ही नहीं। 31 अनुच्छेद से हटाया गया था, कौन से भाग में ले जाके रखा गया है? भाग कब बता दिया मैंने? अभी तो स्लाइड खुली है, मैं दिखा दूंगा। ऐसे सबको बोलना नहीं था। एक जिसको ऊपर हाथ करेगा वो ही बैठेगा। ठीक है, भाग 12 अनुच्छेद नंबर। जिसको आता हो ऊपर हाथ खड़ा कर दे। हाँ। 300। बैठ जा। संविधान संशोधन कौन सा किया गया था इसको हटाने के लिए? बैठ जा। कब किया गया था 44वां? बैठ जा। जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी, शेड्यूल कितनी थी? अब कितनी है? 11 12 नहीं चलेगी। नौवीं अनुसूची कौन से अनुसार, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? नौवीं अनुसूची। तुक्के मत मारो, कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे दूर दूर तक। उस आंसर तक तुम लोग नहीं पहुंच सकते तुम्हारे तुक्कों से, मैं भी लिख के दे रहा हूं।
पीछे से कौन बोला? बोला कोई? 51 में से एक पे नहीं आ सकते तुम लोग। अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? बैठ जा। सबसे पहले लिखित संविधान कौन से देश का है? बैठ जा। ब्रिटेन का लिखित है ही नहीं। ब्रिटेन का लिखित संविधान ही नहीं है। लास्ट 3 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको बैठना हो बैठ जाना। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? बैठ जा। 42 हुआ कब था? यदि नीचे से बैठ के गलत बोल दिया वापस खड़ा कर दूंगा। कब हुआ था? पक्का? कौन था उस टाइम पे प्रधानमंत्री? बैठ जा। जब जब 42 संविधान संशोधन किया गया उस टाइम पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन था? ध्यान रखना, नीचे से गलत हो गया तो खड़ा कर दूंगा, पहले बता रहा हूं। फखरुद्दीन अहमद। तो अब बाकी वाले खड़े रहो और लिखते रहो। अभी लास्ट बार बोल रहा हूं, आज आगे से कभी भी पूछ सकता हूं, और यदि किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो मेरी क्लास में आना बंद कर दे। क्लियर आदेश है मेरे हाथ से। बैठ जाओ। ये लिख दिया था यहां तक, यहां तक लिखा हुआ है। शनिवार को यहां तक लिख लिया था ना। अगली स्लाइड लिखो। अरे इधर देखो, कल अपन ने धर्मनिरपेक्षता की बात की थी। अब धर्मनिरपेक्षता में जो जो आर्टिकल अपने पास हैं 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, ये तो आर्टिकल हैं जहां अपने को विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं। ठीक है। अब देखो, पूरे विश्व में 2 तरीके की धर्मनिरपेक्षता चलती है। एक चलती है यूरोप वाली, जो पश्चिम अवधारणा बोलते हैं, जिसको वेस्ट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है। वहां देखो क्या होता है, रे वहां चर्च है ना, चर्च और राज्य है, ये एक दूसरे के बीच में अलगाव रखते हैं, अर्थात एक दूसरे का आपस में कोई लेना देना नहीं है। राज्य कभी भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा कि किसी धर्म को क्या मिल जाए रे, सुरक्षा प्रदान कर दी जाए, या कोई धर्म कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा जो राज्य की राजनीति क्या हो रहे पक्ष में हो। ये दोनों एक दूसरे कौन सी हैं, अलगाव भाव पैदा करते हैं। अर्थात तो पश्चिम की धारणा है ना, धर्म धारणा, वो कैसी धारणा है रे, नकारात्मक थ्योरम लाती है वो। ठीक है। और भारत वाली क्या करती है कि वो सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों के समान रूप से रक्षा करते हुए सकारात्मक रूप से क्या की जाती है रे, शामिल किया गया है। ये सभी धर्मों क्या बोलती है, सर्व सम्मान है सारे के सारे। और कानून बनाते समय ये ध्यान रखेगी वो खास तौर से कि किसी धर्म की किसी प्रकार से हानि नहीं हो जाए, या किसी धर्म को विशेष लाभ ना मिल जाए, ना वो धर्म कर लगा सकती है कभी भी। दूसरा देखो रे, पहले क्या, जब राजा महाराजाओं का शासन था तो कुर्सी अधिनियम चला करते थे। कुर्सी अधिनियम का अर्थ हो गया कि भाई आज मैं हूं, बाद में मेरा बेटा, उससे बाद में उसका बेटा, उसके बाद में उसका बेटा। तो ये अधिनियम क्या हुआ, जब ये संविधान लागू हुआ तो ये अधिनियम सारे के सारे क्या हो गए, खारिज। 3 अधिनियम हुआ करते थे, 1909, 1919 और 1935, ये सारे के सारे क्या हो गए, खारिज हो गए हैं। एक ये भारत के संविधान में कोई विशेष प्रावधान किया हुआ है कि संविधान में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए उचित प्रतिनिधित्व है। ध्यान रखना, उचित प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ, आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आरक्षण नहीं है ये। ठीक है। उसके लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान दिया गया है। सरकार जब चाहे इसे क्या कर सकती है, खा सकती है। जो अपने को आरक्षण मिला हुआ है ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरी वाला, वो भी सरकार जब चाहे उसको खा सकती है। ये ध्यान रखना, सरकार के पास उसमें पावर है। क्यों पावर है कि हर 10 साल बाद में उसे बढ़ाया जाता है। अब जो संविधान संशोधन करके बढ़ाया गया था वो कौन सा है, 2030। इसे संशोधन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, यह अस्थायी है। अर्थात जिस दिन सरकार चाहेगी उस दिन क्या कर देगी, इसको हटा देगी। यदि आने वाले 2030 तक बीजेपी गवर्नमेंट रहती है तो मेरा एक जहां तक मानना है,
इसे ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अर्थात आर्थिक पिछड़ा वर्ग। सारी की सारी कैटेगरी खाली जाएंगी, ठीक है। जिसके परिवार में सिंगल गवर्नमेंट जॉब होगा, माता पिता कोई भी, ठीक है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो नॉर्मल कैटेगरी में चले जाएंगे। जनरल कैटेगरी सामान्य कैटेगरी मानी जाएगी। जैसे ओबीसी में राजस्थान के ओबीसी वाले नहीं है, ठीक है, वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल में जाते हैं। लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट में दो लेयर, एक जो नॉन क्रिमिनल लेयर होती है ना, यदि वो आपने क्रॉस कर दी है ना, 8.5 लाख रुपए से ऊपर आपके परिवार की इनकम है, तो आप ओबीसी कैटेगरी में नहीं माने जाओगे। आप कौन सी कैटेगरी में मान जाते हो? जनरल कैटेगरी में। अर्थात सीधी सी बात है, यदि आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट नौकरी है ना, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहाँ आते हो? जनरल कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो सेम प्रावधान आगे लागू होने वाले हैं, ठीक है। चाहे सरकार कब भी करेगी जरूर, आर्थिक आरक्षण लागू किया जाएगा। इससे इसके फायदे भी हैं। होता क्या है, एक परिवार में मान लो कोई कलेक्टर लग गया है, ठीक है, अब वो क्या, उसको उनकी इतनी योग्यता हो गई है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आरक्षण का फायदा लेते हुए पूरे खानदान कलेक्टर बने हुए पूरे। आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, नयाबास नीम का थाना, नयाबास नीम का थाना, वहां हर घर में आपको मिनिमम 2 अधिकारी मिल जाएंगे, बत्ती वाले, ठीक है। तो उन्होंने क्या आरक्षण का पूरा फायदा उठा रखा है। इसलिए सरकार अब इस पे विचार कर रही है कि आरक्षण को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, आर्थिक आरक्षण में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि जनरल कैटेगरी में कुछ ऐसे आज भी परिवार शामिल है जहां उनके खाने के लाले पड़े हुए होते हैं और उनको आरक्षण नहीं है। कायदे से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मुख्य धारा में लाने के लिए इनको शामिल किया गया था कि भाई उस टाइम पे क्या होता था, एससी और एसटी वाले नहीं थे, उनके साथ और ओबीसी वालों के साथ कुछ छुआछूत की भावनाएं चलती थी, इसलिए इनको बराबर मुख्य धारा में जोड़ दिया जाए। इसलिए अब देखो मैं बताऊं आपको, एसटी में भील भी आते हैं और एसटी में मीणा भी आते हैं, ठीक है। कौन से मीणा? 200 वाले, मैं इस बेल्ट की बात कर रहा हूं। अब देखो इनके भी देखना, ये भी 2 हैं, आरक्षण मिला था इनको, ये 2 हैं, ये सारे कन्वर्ट हो गए इसमें ना। 2 हैं एक्चुअल में, लिखे हुए हैं 2 नाम है, ये मीणा और मीना दोनों अलग अलग हैं। ये ऊंचे मीणा थे, ये छोटे मीणा थे। जैसे राजपूतों में नहीं आता अपर राजपूत एंड लोअर राजपूत, ऐसा सिस्टम आता है ना, वैसा सेम सिस्टम है ये मीनाओं में। ये कहते थे हम ऊंचे हैं, ये हमारे नीचे हैं, लेकिन जब आरक्षण की बारी आई ना, बोले हम भी तुम्हारे में ही हैं, ठीक है। ये सिस्टम है इनका रियल में। इनके एक्चुअल डॉक्यूमेंट निकालोगे तो इनको आपको वहां ये मिला। देखो इनकी, देखो मीणा की मीनिंग लिखते टाइम भी ये ऐसे लिखते हैं, तो ये मीन अना आ ही नहीं रहा इसमें, ये ना है एक्चुअल में। हाँ, तो सरकार इस पे विचार कर रही है, कब भी करेगी जरूर। हाँ, तो ये लाइनें लिख दो, फिर उसके बाद में अगले वाला आर्टिकल शुरू करते हैं। लिखो और पढ़ लिया करो रे, पहले बोल रहा हूं। क्यों कोचिंग घर वालों के पैसे वैसे खराब करते हो? मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मेरे तो क्या है, मैं अब नहीं पूछूंगा, मेरा एक क्लास एक्स्ट्रा और चलेगी, जल्दी चलेगी। आरक्षण की वजह से कुछ इतने गलत आदमी नौकरी लग गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है। चलो, अब तो ये राजस्थान सरकार ने तो 40% वाला रूल कर दिया। पहले जब राजस्थान में 40% का रूल नहीं था ना, तो मैं आपको ऐसे ऐसे व्यक्तियों की नौकरी दिखा सकता हूँ कि जिसके 100 में से 80 नंबर आ रहे थे, टॉपर लिस्ट में था बेचारा, उसका नंबर नहीं आया। लेकिन जिसके 100 में से 8 नंबर, 0 नंबर, -3, -2, -1.5, वो नौकरी कर रहे थे। हाँ, बहुत से विधवा कैटेगरी में, डिवोर्स कैटेगरी में, तो फौजी कोटे में सारे लगते ही ऐसे ही थे। कट ऑफ में फर्क कैसे? राजस्थान में कभी फर्क फर्क नहीं मिलेगा। राजस्थान में ओबीसी कट ऑफ हमेशा आई रहती है, क्योंकि राजस्थान में ओबीसी कैटेगरी में भरी पड़ी है पूरी। राजस्थान में ना, मैं बताऊं, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं ना, इनके पास पहले भी खाने के लिए दाने नहीं थे, आज भी खाने के लिए दाने नहीं है। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि औलाद को पढ़ाई करके कैसे भी लगाना है।
और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं ना, वो राजा महाराजा वाले थे बोले, उनके तो आज तक कईयों की तो अकड़ नहीं जा रही है। जब आरएस की 2018 की एग्जाम हुई थी ना, 2018 की प्री की, तो उसमें 95%, 95 कट ऑफ गई थी, नंबर बता रहा हूँ। ओबीसी की जनरल की कट ऑफ थी 75। ओबीसी वाले चले गए कोर्ट में, बोले आरक्षण कहाँ है जी। तो फिर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि 95 से लेके 75 के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे एग्जाम के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं, वो एग्जाम देंगे। फिर आरपीएससी ने रूल नंबर 14 चेंज किया। देखना, रूल नंबर 14 चेंज करने के बाद में अब आरपीएससी की जो कट ऑफ आती है ना, वो लगभग एक आती है सबकी, जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, सबकी एक आती है। और प्री एग्जाम में तो करी सिस्टम एक दिया, चाहे एससी का हो चाहे एसटी का उठाओ, सबको बराबर एक एग्जाम में पास करना है तो करना है। क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करते ही सबसे पहला काम यही होगा कि ये फिर बीच में अवरोध पैदा करेगा आरक्षण। समान नागरिक संहिता लागू होती है तो आरक्षण विरोध विरोध करता है उस चीज का। तो ये क्या है, स्थायी प्रावधान है, ये सीधा लिखा हुआ है संविधान में कि ये अस्थायी है, जब चाहे सरकार इनको खा सकती है, ये सरकार के पास पूरी पावर है। जैसे इंग्लिश में अभी सरकार के अपना जो कार्य किया जाता है वो मेनली कौन सी भाषा में किया जाता है, सरकार का इंग्लिश में किया जाता है ना, ठीक है। लेकिन 2014 से पहले इंग्लिश ज्यादा थी, अब थोड़ी कम होने लग गई है। अब आपको सरकार की वेबसाइट भी हिंदी में मिल जाएंगी, ठीक है। क्यों मिल जाएंगे, कारण है क्योंकि कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इंग्लिश में ही कार्य किया जाएगा, ये लिखा हुआ है कि हाँ, आने वाले वक्त में जब तक सरकार सुचारू रूप से नहीं कार्य कर पाती है तब तक इंग्लिश में कार्य किया जाएगा। वो हर 1965 में 15 साल से बढ़ाया जाता है, हर 15 साल से वो रिपीट होता आ रहा है। सरकार जब चाहे उसको भी खा सकती है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सरकार के जब इच्छा होगी तब खा जाएगी। अलगाव यानी एक दूसरे में टकराव। यदि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं तो दूसरा मेरा विरोध करेगा ही करेगा, अलगाव वो होता है। लिख दिया रे, किसमें है? अब ये कन्फर्म, समान नागरिक संहिता लागू है वहां, फिर नहीं है वहां है। उत्तराखंड में कर दिया, लेकिन उत्तराखंड में कुछ क्लोज रखे गए हैं नॉर्मल कैटेगरी के लिए, कुछ क्लोज रखे गए हैं। अरे आप, अपन तो बहुत सर्वसंपन्न लोग हैं। आप इधर जाइए नागालैंड इस साइड में, उनको आज तक ये नहीं पता कि किताब पे पेन कैसे चलता है। वो ये नहीं जानते कागज पे पेन भी चलते हैं। अपन वो अपने से बहुत अलग हैं। और अंडमान निकोबार वालों को तो ये नहीं पता कि भारत क्या चीज है, कौन से खेत की मूली है, कहां से आई है। वो अपने में मस्त हैं। तो आरक्षण ऐसे लोगों को जरूरी है। लिख दिया। अरे अब देखो, एक अपने संविधान की विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार। हाँ, अब देखो पहले कितनी वर्ष थी वोट डालने की, 21। पहले कितनी थी अपने, 21 वर्ष। इसको कन्वर्ट करके अब कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष। कौन से संविधान संशोधन से है, 61वें संविधान संशोधन से। कब हुआ था, 1989। अधिनियम 1988, संविधान संशोधन अधिनियम। ध्यान रखना, एक दिन मैंने आपको पहले भी क्लास में कहा था, अधिनियम लागू होने की डेट चेंज हो सकती है। तो लागू कब हुआ था, 1989 में हुआ था, लेकिन अधिनियम पारित कब कर दिया गया था, 1988 में पारित किया गया था। दोनों की लागू होने की डेट तो ध्यान रखना। पहले कितनी थी रे, 61 थी, उसके बाद में कितनी कर दी गई है, अब 18 कर दी गई है। अब देखो कुछ क्लोज आते हैं रे। ये जो भारत में सार्वभौमिक मताधिकार है ना, ये आपको दो तीन चीजों की समानताएं देता है। यदि ये नहीं होता तो समानताएं खाई जा सकती हैं आपकी। जैसे आपको एक तो ये विश्वास है कि भाई शक्ति, ये जो 18 वर्ष वोट डालने की पावर है ना आपको, ये देश में क्या स्थापित करती है, लोकतंत्र स्थापित करती है। दूसरा, ये अपने को समानता का एहसास करवाती है। कोई बता सकता है कि मतदान कैसे समानता का एहसास करवाता है? कैसे आप कह सकते हो कि अपने इक्वलिटी इक्वलिटी लाता है अपने के बीच में ये? हाँ,
पहले क्या होता था कि जैसे राजा महाराजाओं का टाइम था ना, तो राजा को चुनने का बहुत कम लोगों के पास अधिकार हुआ करता था। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं एक, ये थोड़ी बहुत आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो मेवाड़ वाला सिस्टम आपका पढ़ा हुआ हो तो, एक बार एक मेवाड़ में एक राजा हुआ करते थे, जिसमें भी रचे वहां पितामह नहीं हुआ थे, क्या नाम था उनका, भीष्म। तो वैसे ही एक भीष्म की उपाधि यहाँ भी प्राप्त है एक व्यक्ति को, जिसने, शायद उसका नाम क्या था राजा का, राव चुंडा, शायद चुंडा ही था ना, चुंडा, उसके राजकुमार का क्या नाम था, उदय सिंह नहीं, मेरे राजकुमार का नाम नहीं याद है। राव चुंडा तो राजकुमार था शायद, राजा कौन थे, हैं? मोकल था राजा, मोकल को, नहीं वो बात नहीं कर रहा, आपको याद हो तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि मारवाड़ वाले मेवाड़ में एक रिश्ता लाए थे, ठीक है, और राजा बैठे थे कुर्सी पे, राजकुमार बैठा था साइड में, रिश्ता आया था राजकुमार के लिए, राव था, राव चुंडा था शायद, एक तो चुंडा है ये तो कंफर्म है, दोनों उस टाइम पे राजा सेम हुआ करते थे, तो रिश्ता लाया गया था राजकुमार के लिए। तो आप ऐसे समझ लो इसको एक बार। अच्छा, राणा लाखा का बेटा था क्या राव चुंडा? हाँ, तो राणा, रिश्ता तो आया था चुंडा के लिए, ठीक है, लाखा जी बैठे थे राजा की कुर्सी पे, तो जब वो रिश्ता लेके आए ना, बोले हम रिश्ता लेके आए, तो लाखा जी के मुंह से ये निकल गया, बोले यार हमारी चलबल आज भी इतनी है, हमारे लिए रिश्ते आ रहे हैं, यानी वो बूढ़ा आदमी था, ठीक है। अब ये बात देख के बोले नहीं आपके लिए नहीं, राजकुमार के लिए लाए हैं, तो उनका मुंह उतर गया था, ठीक है। तो ये बात बेटे को बुरी लगी, बोले यार पिताजी के मन में शादी करने की इच्छा है एक और, तो इन्हीं की करा देनी चाहिए, ठीक है। फिर वो जो मारवाड़ वाले थे भाई, उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, तो उस टाइम पे जो राव चुंडा था, उस राव चुंडा ने ये कहा था कि मैं भीष्म की जो ये है कि मैं पूरी ताउम्र क्या रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं मेरी शादी नहीं करूंगा, मेरी औलाद भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और ना मैं कभी राजा बनूंगा, ये पद मैं त्यागता हूँ, जो इनकी जो रानी होगी उन्हीं से जो बच्चा पैदा होगा वो क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो उस इस बात को देखकर उस पिता के भावना जागी कि यार मेरे बेटे ने मेरे लिए क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। तो उन्होंने कुछ कंडीशनें पैदा की थी बाद में, एक बाद में उनको एक, कौन सी जगह है चंद्रावल नहीं, चंद्रावल नहीं है, चंद्रावल तो उसकी सेना का भाग हुआ करता था, सलूम्बर, सलूम्बर एक ठिकाना हुआ करता था मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर, जिसको अभी क्या बनाया गया था, डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, ठीक है। सलूम्बर सबसे बड़ा ठिकाना था, तो वो ठिकाना दे दिया गया किसको, सलूम्बर वाला उनको, राव चुंडा को। दूसरा, दो भाग हुआ करते थे रे सेना के, चंद्रावल और हरावल, चंद्रावल हमेशा आगे लड़ा करती थी, हरावल पीछे लड़ती थी। तो जो चंद्रावल वाला भाग है ना, वो सदैव सलूम्बर वालों का था, ठीक है। और सलूम्बर वालों को एक अधिकार था कि राजा बनाते टाइम इन ये जो कहेंगे वही माना जाएगा, तो ऐसे अधिकार थे उन सलुम्बर वालों को। तो वहां सिर्फ एक आदमी को अधिकार दे दिया गया ना कि सलुम्बर वाले चाहेंगे वैसा होगा। इसी कारण देखना, महाराणा प्रताप को राजा नहीं माना गया था पहले, महाराणा प्रताप को यदि राजा की उपाधि दी थी वो सलुम्बर वालों ने बाद में दी थी, वहां पहले किसी और को राजा बना दिया गया था, लेकिन कायदे के अनुसार जब सलुम्बर वाले ने महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर दिया तो उस राजा को हटना पड़ा था। तो ये कुछ प्रावधान थे वहां। तो ये क्या, लोकतंत्र में आपको वोटिंग डालने का जो अधिकार है ना, समानता का अधिकार, ये आता है कि अमीरी गरीब, फिर आया क्यों था तू, मेरे समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे कितने के इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, वो कैंडिडेट नहीं है ना क्लास में आज, एक कैंडिडेट है जो ये वो नहीं आता तो ये गायब हो जाता है, और ये नहीं आता तो वो भी गायब हो जाता है। अब कैंडिडेट तुम ढूंढ लो, है नहीं, इधर देखो रे। तो ये क्या आपको क्या दिलाता है, समानता का अधिकार दिलाता है। दूसरा, एक बात और लिखी हुई है, जहां ये सार्वभौमिक मताधिकार लिखा हुआ वहां एक बात लिखी हुई है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष का, पहले 21 वर्ष का था, अब 18 कर दिया गया है, कि 18 वर्ष का हो गया है तो उसके आप उसके साथ किस तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते, कि आप उसको वोट डालने पर इन चार भागों पे नहीं रोक सकते। मान लो अनपढ़ है, आप कह दो नहीं वोट नहीं डाल सकता, तू डालेगा वो वोट। आप लिंग के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, भाई औरत को मना कर दिया, आदमी डालेगा औरत नहीं डालेंगे, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये पहले कहाँ हुआ करते थे, जैसे अमेरिका में होते थे, अमेरिका में 1920 में क्या मिला था, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है, ठीक है। ब्रिटेन में 1928 में मिला है, सोवियत संघ में 1936 में दिया गया था, फ्रांस में 1945, ब्रिटेन में इटली, इटली में 1948 और स्विट्जरलैंड में 1971 में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। पहले वहां महिलाओं को ना चुनाव लड़ने का अधिकार था, ना वोटिंग करने का क्या था, अधिकार था।
तो आप साक्षरता के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, उसके जन्म के आधार पर क्या नहीं कर सकते कि वो 18 वर्ष का हो गया तो आप ये नहीं कर सकते कि तू फलानी जाति का है, ये उस जाति का है, तेरी शिक्षा कम है, तू महिला है, तू पुरुष है, उस आधार पर आप उसको वोट डालने से क्या नहीं कर सकते रे, रोक नहीं सकते हो। तो यहां से तो सबसे मेन क्वेश्चन बनता है ना कि 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी रे, 61वें संविधान संशोधन से की गई थी, कब की गई थी, 1989 में। तो लिख दो। संपदा का अर्थ हो गया गरीबी अमीरी। ये एक शब्द आ रहा है ना कि कम से कम 18 वर्ष वाले को वोट डालने में धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता, ये तो मैंने बता दिया आपको सारे। संपदा अर्थ होती है किसी के पास ज्यादा संपत्ति हो, किसी के पास कम हो, उस आधार पर भी आप क्या नहीं कर सकते हो कि भेदभाव नहीं कर सकते हो, भाई तू गरीब है, तू अमीर है, इस बात के ऊपर। मेरे कई बार ये समझ में नहीं आता, अभी वो 3-4 लड़के नए आए थे ना, वो क्यों तो आए थे, फिर उन्होंने फीस जमा कराई, अब वो कहाँ हैं? संडे को क्लास वलास लेने आ जाया करो यहीं पे। कल हमने इनको कचौरी खिलाई थी सबको, आज नहीं खिलाएंगे, संडे को खिलाई थी। तू आया था शायद कल, नहीं आया तू भी। 10 से 20% तो तुम्हारी क्लास में शायद ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक नोट्स ही नहीं बनाए होंगे पूरे। उनका कॉन्सेप्ट शायद ऐसा है कि वो कोचिंग वालों पे, मास्टर पे, अपने माँ बाप पे, सब पे एहसान कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। मेरे को क्या पढ़ाते हुए 9 साल हो गए हैं, तो मैं दूर से ही अंदाजा लगा लेता हूँ किस में कितना पानी और कितना दम है। वैसे तुम लोगों को ये काम कर देना चाहिए, जैसे कल नहीं शायद, कल तो न्यूज आई है, 3-4 महीने पहले की बात है। एक लड़की ने अपने माँ बाप पे केस कर दिया कि बोले मेरे को बिना अनुमति के तुम लोगों ने पैदा क्यों किया, तो तुम भी कर दो। और फिर कोर्ट में कह रही थी, मतलब मजाक कर रही थी, फिर कोर्ट ने सजा सुना दी उसको। लिख दिया।
व्यस्त मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता में स्वाभिमान की वृद्धि करता है, समानता का सिद्धांत लागू करता है। स्वाभिमान की वृद्धि कैसे? कि उनको ये फीलिंग आती है कि हम सरकार बना रहे हैं, ठीक है, हम भी सरकार का हिस्सा हैं, ठीक है। और अल्पसंख्यकों के हितों की क्या करता है, ये रक्षा करता है कि भाई अल्पसंख्यक है वो अपने हिसाब से अपना नेता क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ध्यान रखना रही ये वाले क्लोज है ना, जितने भी ये वाले इस नोट वाले, ये याद रखना, ये बहुत एग्जामों में आते हैं कि फलाने देश में महिला को प्रतिनिधित्व कब मिला, तो मैंने सारे एक साथ दिखा दिए हैं यहाँ। भाई अमेरिका में 1920 में, ब्रिटेन में 1928 में, सोवियत संघ, इसकी जगह अब क्या है, रूस है ये, तो 1936 में। ध्यान रखना रे, एक चीज ध्यान रखा करो हमेशा, 1991 से पहले यदि रूस की बात हो तो सोवियत संघ दिखा करो, क्योंकि पहले सोवियत संघ था, उसके बाद में क्या हो गया है, रूस बना है, ठीक है। फ्रांस में 1945, इटली में 1948, स्विट्जरलैंड में कब हुआ आपका, 1971 में। भारत में शायद 19 में था। ये जब आप मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या आपने? मॉडर्न हिस्ट्री में ये रूलिंग एक्ट नहीं है जितने भी सारे के सारे, ठीक है, 1909, 1857 वाले, 1757 वाले, ये जितने भी एक्ट है ना, वहां ये सारे प्रावधान आते हैं आपके। अभी क्या ये लोग बोलने लगे पॉलिटी का हिस्सा है, ये पॉलिटी का नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है। मॉडर्न हिस्ट्री वाला जब हिस्ट्री खत्म करता है ना, तो लास्ट बात एक ही लिखाता है कि इसके बाद में संविधान सभा का निर्माण हो गया था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश से लिखा के, उसके बाद में आगे वाले जाने। इनको चाहो तो आप नोट को है ना, चाहे ऐसे लिख लेना, अमेरिका में महिला को 1920, फिर अगली लाइन में ब्रिटेन, फिर सोवियत संघ, जिससे आपको क्या ये याद रह जाएंगे। अरे इनको याद रखना, बहुत बार आपके एसएससी ने तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किए हैं इनके। आरपीएससी और एसएससी की एक बात कॉमन आपको पहले बता देता हूँ, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे उठा के लाते हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, ये इन्हीं को पता होते हैं। ये कौन सी किताब से उठाते हैं, वो किताब किसी के पास नहीं होती, इन्हीं के पास होती है सिर्फ, लेकिन उठा के लाते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना। और एसएससी और आरपीएससी की एक कंडीशन और है दोनों की, ये अपने क्वेश्चन रिपीट बहुत करती है विथ ऑप्शन, ऑप्शन क्रम भी नहीं चूकती है। इसीलिए मैंने आपको क्लास में एक दिन कहा था कि एक दिन चौड़ा रास्ता जाइए, वहां से बुक लाइए, जिसमें आपको जितनी, यदि ये देखना कम से कम आपके पास 15 साल के क्वेश्चन होने चाहिए, उसमें सारी एग्जाम आनी चाहिए। एग्जाम मत छोड़ना, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन सारे करने हैं आपको। आप और कोई बुक मत लाइए मार्केट से, सिर्फ एक ये बुक ले आइए। लिख दिया। देखो अगला जो पॉइंट है वो आएगी, संविधान की एक विशेषता और है, एकल नागरिकता। भाई अपने संविधान में क्या है, एकल नागरिकता है, फेडरलिज्म है। लेकिन होता क्या, देखो फेडरल सिस्टम है भारत में, लेकिन दोनों गुणों के साथ चलता है, संघीय भी और एकात्मक भी। जो ये एकल नागरिकता वाला गुण है, ये कैसा है, एकात्मक गुण है। कि भाई संविधान क्या बन जाता है, एकात्मक बन जाता है, वहां आके कि वो एक ही पावर देता है, दूसरी पावर जनरेट किसी के लिए नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में नागरिकता सिटीजनशिप है, वो दो पावर जनरेट करती है, एक सेंट्रल पावर जनरेट करती है, एक स्टेट पावर जनरेट करती है। वहां आपको अमेरिका की तो नागरिकता मिलेगी मिलेगी, आप जिसके हिस्सा है, जिस भाग में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उसकी सिटीजनशिप भी आपको क्या मिलेगी, अलग से मिलेगी, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है, सिर्फ एकल नागरिकता है, सिटीजनशिप है, जिसके अलग अलग प्रावधान है, जब अपन नागरिकता पढ़ेंगे तब आएंगे वो तो। लेकिन यहाँ ये जो सिटीजनशिप वाले प्रावधान है, ये आप लिख दीजिए। बस एक ही बात है कि भारत में एकल नागरिकता है और कोई प्रावधान नहीं है। इसमें वो क्लोज अलग है कि आप कब आए थे, कब गए थे, कहाँ से आए थे, आज सिटीजनशिप लेने के प्रावधान कैसे हैं, पहले क्या हुआ करते थे, दो माँ बापों में एक माँ बाप हो तो मिलती है, एक नहीं मिलती, वो अलग अलग क्लोज है।
आपकी क्या राय रहेगी, ईरान का राष्ट्रपति जो मरा था वो मारा गया या मर गया? मारा गया है वो, क्योंकि सबको पता था मौसम खराब है, जिस इलाके से जा रहे हैं उस इलाके में ज्यादा मौसम खराब है। ठीक है, होता क्या है, संतुलन बनाने के लिए यदि इजराइल खत्म होता है अरब कंट्रियों के पास से, तो अमेरिका की शक्ति वहां खत्म हो जाती है। तो अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए किसी को भी निपटा सकता है, किसी को भी। बाकी रूस और अमेरिका की दोनों ने एक नीति बढ़िया अपना रखी है, युद्ध चालू रखो, हथियारों के सौदे होते रहेंगे, क्योंकि दोनों का सबसे मेन बिजनेस क्या है, हथियार। यूरोप का सबसे मेन बिजनेस है हथियार। वो शांति की बात का सिर्फ दिखावा करते हैं। वहां जैसे अपन यहाँ चीनी वीनी खरीद के लाते हैं, वहां वैसे हथियार बिकते हैं। आपको आपकी लड़ाई होगी, आपको टैंक चाहिए, टैंक मिल जाएगा, बस पैसा होना चाहिए आपके पास। आपको मिसाइल चाहिए, सामने वाले घर को उड़ाने के लिए आपको मिसाइल मिल जाएगी। इसलिए आप वहां देखते होंगे कि चर्च में गोलीबारी हुई, कभी सड़क पे गोलीबारी हुई, या कभी स्कूलों में गोलीबारी हुई, इसलिए वहां ज्यादा होती है। लिख दिया। अब देखो रे, जो अगली विशेषता आती है वो आती है स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंट बॉडी। अब देखो, एक स्वतंत्र निकाय तो मैं आपको पढ़ा के आ गया, जो क्या अलग से है, इसलिए उसको अलग से अपने पढ़ लिया। ये सारे साथ में चलते हैं। वो था सुप्रीम कोर्ट। कौन था? सुप्रीम कोर्ट। स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के ऊपर पे कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, देखो जो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है ना, उनको संविधान में अलग से विशेष प्रावधान दिए गए हैं। कारण है देने का, क्योंकि आप उनको अलग से विशेष प्रावधान नहीं दोगे ना, तो सरकार अपने फायदे के लिए उनको क्या करने लग जाएगी, यूज करने लग जाएगी। ठीक है, जैसे पहली आती है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव करवाता है? सारे नहीं करवाता। देखो, संसद करवाएगा, जितने भी संसद में राज्यसभा आ गई, विधानसभा ही करवाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब मैं यहाँ राष्ट्रपति क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि वो किसमें शामिल हो गया है, संसद में शामिल हो गया है। ये तीन चुनाव ही भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। आप बोलोगे सर गांव वाले चुनाव, सरपंचों वाले, वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। जो स्टेट इलेक्शन बॉडी होती है ना, वो करवाती है उनको। सिर्फ भारतीय निर्वाचन जो सेंटर में बैठा है, वो उनके पास ये तीन ही प्रावधान है, संसद में जैसे राष्ट्रपति का, और लोकसभा के, और राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, एक तो वो अलग होते हैं, वो तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 तो। ठीक है, बाकी सारे के सारे इनडायरेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, वो हो जाएंगे। एक जो आपकी विधानसभा है, ठीक है, वो हो जाएंगे। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव भी इनडायरेक्ट होते हैं। इन दोनों के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है लगभग क्या है, सेम है। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यहाँ इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो भाई, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव में कोई धांधली ना हो, इसके लिए ये स्वतंत्र बॉडी बनी हुई है। इसके बाद में जो 2 नंबर पे बॉडी आती है, वो सबसे मेरे पसंद है, वो है सीएजी, भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इस आदमी के पास ये मान लेना कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद में सर्वाधिक शक्ति है, और कायदे से देखें तो सर्वाधिक शक्ति इसी के पास है। ये जिस सरकार की लंका लगाना चाहे ना, उसकी लगा सकता है। एक दिन मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था विनोद राय का, यदि आपको याद हो तो। याद है या भूल गए? जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था कि एक सीएजी हुआ करते थे विनोद राय 2012 के आसपास। ये जितने भी कांग्रेस के घोटाले उजागर किए थे ना, वो विनोद रॉय ने किए थे। तो असली फसल तो विनोद रॉय ने बोई थी, उसकी मार्केटिंग की थी केजरीवाल ने, और फसल काट के ले गए थे मोदी जी। ये एक्चुअल कहानी है। कांग्रेस सरकार को किसने नहीं डुबाया, ना मोदी ने डुबाया, ना केजरीवाल ने डुबाया, ना किसी पार्टी ने, अकेले विनोद राय ने डुबाया था। ठीक है, अभी आपको याद हो तो नितिन गडकरी वाला एक मैटर हुआ था कि वो जो एक रोड बनाई थी, उस रोड का बजट बढ़ गया था अचानक। ठीक है, उस बजट को बढ़ाने जो बढ़ा था, उसको उजागर किसने किया था? सीएजी ने किया था। तो सीएजी है ना, जनता का पैसा कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, राज्य विधानसभाएं उस पैसे का क्या कर रही हैं,
सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे का क्या कर रही है, एक्चुअल ऑडिट, वैधांतिक सूचना, जो एक्चुअल सूचना है वो आपको कौन देगा, सीएजी देगा। ठीक है, 3 नंबर पे आती है आपकी, ये दोनों बॉडी एक सी है वैसे, एक तो आती है यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और एक होती है आपकी स्टेट कमीशन, ठीक है, जिसको अपन पीसीएस बोल देते हैं लगभग। यहाँ अपने जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो अपने यहाँ क्या है, आरपीएससी, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका यहाँ ही नाम अपने ही आरपीएससी है, बाकी हर जगह क्या है, ये पीसीएस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब देखो इनके क्या है, इनको जो जो भी आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो मेन अधिकारी बैठते हैं सरकार को चलाने के लिए, आपको मैंने 2 कार्यपालिका पढ़ाई थी, एक स्थाई एक अस्थाई। स्थाई में कौन आती है, ब्यूरोक्रेसी आते हैं, जैसे आईएएस अधिकारी, आरएस अधिकारी। वो आईएएस अधिकारी तो चुन के कौन देगी, यूपीएससी देगी। ठीक है, दूसरा एक काम और करती है ये, यदि किसी अधिकारी ने डॉक्यूमेंट जमा करते समय या अपने कार्यकाल में ऐसी क्रियाविधि करती है जो अनुशासन के खिलाफ है, जो उसके क्रियाविधि क्या है, अनुशासन के खिलाफ है, तो वो राष्ट्रपति को सूचना देगी है कि फलाने ने ये काम कर दिया, आप इसको बर्खास्त कर दो। ठीक है, और आरपीएससी है ना, आरपीएससी सेम कार्य ये करती है, ये आरएस की नियुक्ति करती है। ठीक है, इसके अलावा यदि किसी अधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी है, ठीक है, तो ये राज्यपाल को करेगी। ठीक है, और राज्यपाल को सूचना देगी भाई फलाने ने ये कर दिया है, तो आप इसे क्या कर दो, बर्खास्त कर दो। तो ये 4 बॉडी हैं जो स्वतंत्र निकाय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब देखो ये 4 ही क्यों आती हैं, भाई निर्वाचन करवाना है, भारत का पैसा, जनता के पैसे का संरक्षक माना जाता है इसे, जैसे संविधान का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है ना, वैसे जनता के पैसे का संरक्षक कौन है, सीएजी है। ठीक है, अभी कौन है कोई बताएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अब ये यूपीएससी होगी जो चुनाव आपका। अब देखो इन चारों को एक अधिकार मिले हुए हैं, इनके आप कार्यकाल नहीं खा सकते, जो मनोनीत हो गया वो हो गया। ठीक है, इनके जितने भी खर्चे होते हैं निर्वाचन आयोग के, सीएजी के, यूपीएससी के और आरपीएससी के, ये सारे के सिरे भारत की संचित निधि के ऊपर भारित है। आप थोड़ा सा बजट पढ़ेंगे तब आएगी ये, तब आपको बताऊंगा ट्रेजरी फंड क्या होते हैं। जो संचित निधि के ऊपर भारित वेतन होते हैं ना, उनमें सरकार चाहकर भी कटौती नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ तब जब भारत में वित्त आपातकाल ना लगा हुआ हो। यदि वित्त आपातकाल लगा हुआ है तब सरकार कटौती कर सकती है। दूसरा, जब बजट पेश किया जाता है तो बजट में 2 तरीके के खर्चे आते हैं, एक आते हैं संचित निधि के ऊपर भारित, एक आते हैं संचित निधि से बाहर। जो संचित निधि के ऊपर भारित खर्चे होते हैं ना, उनके ऊपर चर्चा कर सकती है लोकसभा, उनके ऊपर मतदान करने का उन्हें अधिकार नहीं है, वो पारित ऑटोमेटिक माने जाते हैं। सिर्फ एक नाम काफी है उनके आगे, यदि उनके नाम के आगे ये लिखा हुआ है ना कि ये किसके ऊपर भारित है, संचित निधि के ऊपर भारित है, तो उनमें किसी भी प्रकार की आप कटौती नहीं कर सकते हो। लेकिन जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जो सरकार बताती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सरकार को लोकसभा में चर्चा भी करनी पड़ेगी और उन्हें पारित भी करवाना पड़ेगा मतदान के द्वारा। लेकिन यदि ये नाम जुड़ा हुआ है, ट्रेजरी फंड जुड़ा हुआ है साथ में, तो उन्हें सरकार किसी भी तरीके से पारित करवाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक पारित किया जाता है, माने जाते हैं। तो ये स्वतंत्र निकाय हैं आपके 4, पहला भारतीय निर्वाचन आयोग, दूसरा सीएजी, तीसरा यूपीएससी, चौथा कौन सा है, आरपीएससी। आपको इनमें याद क्या रखना है, ये स्वतंत्र निकाय हैं तो इनको पावर मिलती है अलग से, इनका कार्यकाल नहीं खा सकते आप, किसी भी कंडीशन में नहीं खा सकते। बस ध्यान रखना उसने कुछ संविधान के अनुरूप गलती ना कर दियो, तब उनको, जैसे अब जैसे आपको आरपीएससी पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है, जब ये बॉडी पढ़ेंगे गैर संवैधानिक और संवैधानिक बॉडियां पढ़ेंगे तब ये आएंगे। तो आरपीएससी का जो सदस्य नहीं होते, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल कर देता है, मुख्यमंत्री कर देता है। नियुक्ति करने के बाद में इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको हटा दे, हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति के पास है। नियुक्ति ये करते हैं, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, इसलिए इनको संविधान सुरक्षा मिलती है। तो इनको, इनका कार्यकाल सुरक्षित है, इनके वेतन भत्ते सुरक्षित है, इनके नियम सेवा शर्तें सुरक्षित है, इनको कोई भी हटा नहीं सकता। दूसरे, इनके वेतन किसके ऊपर भारित होते हैं, संचित निधि के ऊपर, जिसके पैसा निकालने के लिए किसी प्रकार का विनियोग विधेयक नहीं चाहिए होता, सीधा विधेयक क्या होगा, पारित माना जाता है। ठीक है, तो लिख दो। पहला है आपका संसद, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग। दूसरा है राज्य व केंद्र सरकार के खातों का अक्सेशन ऑडिट,
ठीक है। करने के लिए भारत का नियंत्रक जो महालेखाकार होता है, ये जनता के पैसा ये क्या होते हैं, संरक्षक होते हैं। सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता तथा उचित होने की टिप्पणी कौन करते हैं, सीएजी करेगा। ये कहेगा कि अनुचित किया है या उचित किया है, ये सीएजी के पास में पूरी पावर है। इसके नीचे बैठता है इसके कार्यभार के लिए, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं होता, उसके नीचे सब डिविजनल निर्वाचन आयुक्त होते हैं वैसे। अरे एक आर्टिकल तुम्हारे दिमाग में मिसमैच हो रहा है, मेरे भी हो गया था, इसलिए तुम लोगों ने भी वैसे ही याद कर रखा है उसको। राष्ट्रपति शासन स्टेट में लगाने के दो प्रावधान थे। एक प्रावधान 356 है, एक 361 नहीं है, 365 है। 56 का उल्टा कर दो, 65 है। 361 में तो क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके पास एक शक्ति मिलती है न्यायिक प्राधिकार की, कि इनको आप, ये अपने पद पे बैठे हैं तो आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये उनके पास पावर है। वो 365 में है कि 365 के अनुसार राज्य विधानसभा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून की पालना नहीं करती है तो क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया सकता है। तो उल्टा है, 56 और 65 एक दूसरे आपस में। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, समझा नहीं मैं। सीएजी, सीएजी 148 से 150 तक, 52 तक। हाँ, 151, 52, 51 तक। 148, 49, 50, 51, 148। सीएजी अकेला 148, उसके प्रावधान बाकी आगे नीचे हैं कि भाई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सारे उसके नीचे हैं। एक सौ 30 के आसपास तक तो बजट वे चलते रहते हैं कि बजट कैसे पेश होगा क्या नहीं होगा। बाद में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद सीएजी। सी याद करने के तरीके देखो आप इनको। 152 में राज्यपाल, तो सुप्रीम कोर्ट के और बीच में, दोनों के बीच में कौन बैठा है, सीएजी। 3-4 अनुच्छेद हैं इसके पास, तो 150 के आसपास बैठा रहता है। ठीक है, तो इनको इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। आप रटने की कोशिश करोगे ना तो कंफ्यूजन बहुत पैदा करेंगे ये। रटो मत आप इनको, इनका क्राइटेरिया फिक्स कर लो कि भाई इधर राष्ट्रपति है, 51, 51 के बाद में 52 में कौन आ जाएगा, राष्ट्रपति। बाद में कौन आ जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, 69 के आसपास थी। ठीक है, उसके बाद में प्रधानमंत्री 72 से लेके 80 तक। फिर बाद में लोकसभा राज्यसभा के प्रावधान है, संसद के प्रावधान है, नियम है, रेगुलेशन है। 95 से लेके 105 के बीच में जो सदस्य हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं हो सकती है, उनको क्या क्या पावर मिलती है, वो कब खारिज हो सकते हैं, उनके पद कब खाली हो जाएंगे, कब भरे माने जाएंगे, वो प्रावधान है। 107 में क्या है, साधारण विधेयक है,
भाई विधेयक किस किस टाइप के होते हैं, 110 में धन विधेयक है, 117 में वित्त विधेयक है, ये मेन मेन आर्टिकल ये पकड़ लीजिए बीच वाले, उसके बाद में ऑटोमेटिक बाकी सारे हो जाएंगे। यही क्वेश्चन आते हैं, मेन आते हैं वो। जैसे धन विधेयक सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ये बात अपन आगे पढ़ेंगे भाई, ऐसा क्यों है। इनके जैसे ये कुछ जो संवैधानिक बॉडी है ना, इनके में जो कार्य करने वाले लोग हैं ना, इनके संविधानों के जो कार्यकाल है वो पहले से संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, कार्यकाल को कम ज्यादा कर सकती है लेकिन खा नहीं सकती। कम ज्यादा करने का सरकार के पास पावर है कि किसी के बढ़ा दी। ठीक है, जैसे अभी वो एक जनरल हैं, उनके कार्यकाल को 1 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया कल ही। ठीक है, तो वो काम कर सकते हैं। बाकी देशों के चक्कर में अपने भारतीय संविधान ने ऐसी बातें बहुत सी लिखी हुई हैं जिससे अपन सुरक्षित हैं। नहीं जैसे पाकिस्तान में आर्मी के पास इतनी पावर होती है कि वो वहां के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए वहां सरकार कभी पूरी चलती नहीं है। वहां मार्शल लॉ लग जाता है। अपने मार्शल लॉ के प्रावधान हैं लेकिन बहुत रेयर केस में मार्शल लॉ लगते हैं, और पूरे भारत में मार्शल लॉ लगाया नहीं जाता। मार्शल लॉ लग जाए ना जिस इलाके में, उस इलाके की हालत खराब हो जाती है। राष्ट्रपति समझा नहीं मैं क्या बोल रहा है। केस हो सकते नहीं, गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। हाँ, किसी विदेश में नहीं, इंडिया में हो सकते हैं लेकिन इनके पद पे रहते हुए नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो पद की गरिमा है। देखो मैं बताऊं, कई बार लोग क्या है, प्रधानमंत्री नाम से गाली देना शुरू कर देते हैं। मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री का नाम जोड़ के गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप उस पद की गरिमा की तौहीन कर रहे हो। फिर आप नाम को गाली दो, जो बैठा है उसको दे सकते हो, लेकिन आप प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करके ना दो, क्योंकि वो उसके पद की तौहीन है। आप राष्ट्रपति के पद को उल्टा सुल्टा ना बोलो, क्योंकि वो संवैधानिक पद है। वो आप उनकी गरिमा का हनन कर रहे हो। आप व्यक्ति को पर्सनली कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आप कभी भी उस पद का शब्द का प्रयोग करके अपने वो गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री के पास अधिकार है क्या वो कुछ भी। वो लोकसभा में एक लाइन लिखी हुई है नियम रेगुलेशन में, कि जो मैंने लोकसभा में बोल दिया है, राज्यसभा में बोल दिया या विधानसभा में बोल दिया, आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये सभी के लिए लिखी हुई है। भाई संसद के बाहर का तो प्रावधान पता नहीं, लेकिन संसद के अंदर ये प्रावधान फिक्स है कि मैं, ये सबके लिए, अकेले प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। ये प्रत्येक सदस्य जो निर्वाचित है या मनोनीत है, उसके पास इतना अधिकार है कि वो लोकसभा में, राज्यसभा में कुछ भी बोल सकता है। उसके ऊपर, उसके बोलने के ऊपर आप किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते, उसके ऊपर न्यायिक अभिक्रिया नहीं बिठाई सकती। ये उनके पास प्रावधान है। जैसे संसद का सदस्य हो, जैसे मान ले तुम एमएलए बन गया, ठीक है, एक बार मान ले, ठीक है, एमएलए बन गया। अब बजट का सत्र चालू है, बजट सत्र नहीं, सत्र चालू है, सेशन कोई भी, बजट की बात नहीं कर, कोई भी सत्र चालू है। 70 से 40 दिन पहले तेरे को और 40 दिन बाद तेरे को गिरफ्तार नहीं कर सकता। 30 दिन तो सत्र वाले, 40 दिन अगले वाले, 40 दिन पीछे वाले, इतने दिन चाहे तू कितना ही बड़ा क्राइम क्या हो, तेरे को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तू मंत्री पद भी बैठा है, तेरे को तब तक कोई अंगुली नहीं लगा सकता जब तक मुख्यमंत्री लिखित आदेश जारी ना कर दे। किसी मुख्यमंत्री को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक राष्ट्रपति लिखित ना कर दे। हाँ, राष्ट्रपति के लिखित आदेश से गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुआ, राष्ट्रपति का लिखित आदेश है उसके पास, ईडी के पास, तब गिरफ्तार हुआ है वो। है
बिना किसी रीजन के बस सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा ना तुरंत की तुरंत। हाई कोर्ट बैठे, सुप्रीम कोर्ट बैठे, वो खारिज कर देंगे तुरंत की तुरंत। यदि आरोप तथ्य फैक्ट होने चाहिए, अन्यथा तुरंत की तुरंत खारिज हो जाएगा। ऐसे किसी को उठा लेंगे, सरकार की तौहीन शुरू हो जाएगी। कुछ समय के लिए नहीं, तुरंत की तुरंत एक ऑर्डर जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। किसको? सत्य, वो मंत्री है। हाँ तो वो उस प्रकरण की जांच चल रही है अभी। हाँ, चार्जशीट नहीं कर सकते। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें ईडी को, सीबीआई को अधिकार है, जब तक वो जांच चलाएंगे चलाती रहेंगी। हाँ, पूछताछ के नाम पर, पूछताछ के नाम पर ईडी और सीबीआई के पास कुछ पावर है, वो जब तक चाहें जब तक कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, ये हो गया। इसके बाद में आते हैं अपने इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के जो प्रोविजनल है, आपातकालीन के जो प्रावधान है वो आएंगे। वो अपने संविधान की एक विशेषता है अलग ही। ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी लाइन लिखी हुई है कि बिना किसी संविधान संशोधन के बावजूद अपना भारत का सरकार जो संविधान संघ से सीधा एकात्मक बन जाता है। जिस दिन आपातकाल के प्रावधान लागू होते हैं ना, उस दिन से पूरी की पूरी पावर किसको ट्रांसफर हो जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और पीछे जितनी भी विधानसभाएं काम कर रही थी वो सारी की सारी क्या जाती हैं? ऑटोमेटिक खारिज मान ली जाती हैं। ठीक है, यदि किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग गया है, ठीक है, तो वहां की टोटल शक्ति किसको ट्रांसफर हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट वहां अब विधायिका कार्य करेगी। उसकी जो संसद है उसके कानून कौन बनाएगी? जैसे जेएंडके है, जेएंडके में 2000 शायद 18 से 19 से राष्ट्रपति शासन लागू है। ठीक है, तो अब तक वहां के सारे कानून कौन बना रही है? पार्लियामेंट बना रही है। पार्लियामेंट वहां का किसा काम कर रही है? रे विधायिका कार्य कर रही है। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ कि आपातकाल के प्रावधान संविधान में शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या रीजन था कि आपको आपातकाल के प्रावधान चाहिए? बाहरी आक्रमण के लिए? क्या आप भी युद्ध में चले जाओ? आप पे किसी पे आक्रमण कर दिया, आप भी युद्ध में चले जाओ ना। होता क्या है, देश की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के तथा ये संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रहे, इसके लिए आपातकाल के प्रावधान बहुत जरूरी हैं। जैसे मान लो कोई स्टेट ने क्या किया, जैसे मान लो अपन पंजाब के फिलहाल हालात लेके चलते हैं। पंजाब ने आने वाले दिनों में संविधान को ऑक्यूपाई कर दिया है, ऑक्यूपाई करके वे संविधान से ऊपर चले गए हैं। ठीक है, अपने नियम रेगुलेशन क्या करने लग गए हैं? लगाने लग गए हैं। तो वहां अब आपातकाल लगाना पड़ेगा, और आपातकाल लगाने के लिए उसको क्या चाहिए? प्रोविजन चाहिए। ठीक है, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 356 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पूरे देश में शस्त्र विद्रोह कर दिया पुलिस ने। पुलिस ने यूनियन बनाई, सारी पुलिस ने मिलके। अब सारे जो क्या नाम है, बंदूक किसके पास है? पुलिस के पास है। उन्होंने क्या किया? हाँ, कोई स्पेशल बात? कोई बंदूक बंदूक दिलाऊं? तोप वोप? कोई आर्टिकल लिखवाना आपका संविधान में? क्लास में मतदान करवाना है बात पे? है? कौन सा मतदान करवाऊं? प्रभावी बहुमत, साधारण बहुमत, कौन सा करवाना है? हाँ, इधर देखो रे। अब पुलिस ने, सारी पुलिस ने यूनियन बना ली। ठीक है, सारी स्टेटों ने बोले फूंक दो सबको। ठीक है भाई, हथियार तो नहीं के पास है, फूंक देंगे फिर तो वो। ठीक है, ऐसे सशस्त्र विद्रोह से बचने के लिए संविधान में क्या किए गए हैं? आपातकाल के प्रावधान शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इनकी बात करेंगे अपन कल।